नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मिक्स टेस्ट लेकर आए हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित, ये दोस्तों चारों सब्जेक्ट से सुपर 30 प्रश्न रहेगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों कि सारा प्रश्न का पहले आपको खुद से आंसर गेस करना कि इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा और वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को दोस्तों आप जांचिएगा टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और उन्हें कहिए कि टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांचिए। ठीक है, तो आइए हम इस टेस्ट को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है समतल, बी में लिखा है अवतल, सी में लिखा है उत्तल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर। सारे स्टूडेंट लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो देखिए जिस इंसान का दोस्तों निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, मगर दूर की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इस दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक है, पर चारों ऑप्शन में अवतल लेंस कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर अब सारे लेंस को ही दोस्तों अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा अपसारी लेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा है एम्पियर, बी में लिखा है वोल्ट, सी में लिखा है ओम और डी में लिखा है जूल। तो आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है तो एम्पियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है, ये भी आपको याद रखना है। और कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर है दोस्तों, आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए में लिखा है कॉर्निया, बी में लिखा है दृष्टिपटल, सी में लिखा है पुतली और डी में लिखा है आइरिस। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो दृष्टिपटल पर बनता है दोस्तों, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेत्र दान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो ये अम्ल हो जाता है। ठीक है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो चूज कीजिए 7, ये चार ऑप्शन में 7 से कम कौन है? तो 5 जो है दोस्तों 7 से कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जब कोई विलयन दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और क्षारीय का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आपसे पूछ दे कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः कितना होगा? तो लाल से अगर जो नीला करेगा तो क्या क्षारीय हो जाता है। क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक वहाँ पे लगाइएगा। ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे विद्यार्थी जल्दी से इसको बताइए। ऑप्शन ए में लिखा है 9, बी में लिखा हो देखिए 18, सी में लिखा है 11 और डी में लिखा है 10। आपको बताना है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है तो वर्गों की संख्या दोस्तों 18 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्गों की संख्या मतलब दोस्तों वर्ग मतलब क्या? ग्रुप होता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, यानी कि पीरियड की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
7 नंबर। अब देखिए आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपसे मिक्स टेस्ट ले रहे हैं ना, सारे प्रश्न को पहले आप आंसर खुद से गेस कीजिए, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर जो आप सारे प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी तैयारी को जाँच पाएंगे। इसलिए सारे प्रश्न को पहले आप खुद से आंसर गेस कीजिए, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए, ठीक है। 1 से 30 तक सारे प्रश्न को एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप है। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन जो है दोस्तों ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। जल्दी से गेस कीजिए, इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए कौन होगा। ऑप्शन ए में लिखा है निषेचन, बी में लिखा है अंकुरन, और सी में लिखा है परागन, और डी में लिखा है किण्वन। तो आपको बताना है दोस्तों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे 9 नंबर है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, बी में लिखा है 9 नवंबर 2000 ईस्वी, और सी में लिखा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, और डी में लिखा हुआ है 15 जनवरी 2000 ईस्वी। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार दोस्तों ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है झारखंड, बी में लिखा है बिहार, और सी में लिखा है उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा है गोवा। तो आपको बताना है दोस्तों कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो दोस्तों बिहार की जो है प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, बी में लिखा है पुनपुन, सी में लिखा है कोसी, डी में लिखा है यमुना। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक हम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा है फरवरी 1917, बी में लिखा हुआ नवंबर 1917, और सी में लिखा है अप्रैल 1930, और डी में लिखा हुआ है दोस्तों जनवरी 1920। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम ये प्रश्न दोस्तों 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, उलट कर देख लीजिए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई है। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई है। आपको इसको रट जाना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 13 नंबर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा वियतनाम, बी में लिखा थाईलैंड, और सी में लिखा लाओस, और डी में लिखा कंबोडिया। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है। तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एकदम शेयर कीजिए, ठीक है। एकदम दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकता है, आपके जितना फ्रेंड सर्किल है सारे के पास दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सारे को इस टेस्ट में आप उनको बोलिए कि आप इस पे पार्टिसिपेट कीजिए, और आप 30 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देते हैं उसे कमेंट बॉक्स में अंत में हमें कर जरूर बताइएगा कि 30 में से आपका बिल्कुल कितना सही हुआ ईमानदारी पूर्वक से, ठीक है। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में लिखा है कपास, बी में लिखा है गेहूँ, सी में लिखा है चावल, और डी में लिखा है ईख। तो आपको ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो कपास के लिए उपयोगी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा है बेंगलुरु। बताइए सारे विद्यार्थी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, गेस कीजिए इसका आंसर। काफ़ी आसान प्रश्न है कि भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
16 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है कृषि, बी में लिखा है उद्योग, सी में लिखा है खनिज उत्पादन और डी में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आपको दोस्तों ये 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो मुख्य आधार दोस्तों कृषि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, मंगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए में लिखा है मक्खन, बी में लिखा है दूध और सी में लिखा है दही और डी में लिखा है घी। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा दोस्तों दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मंगम्मा दोस्तों दही किस शहर में बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में दोस्तों मंगम्मा दही बेचती थी। आपको इसको याद रखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, 20 के दांत का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा है नलिनी बिलोचन शर्मा और सी में लिखा है जीवनंदन दास और डी में लिखा है अमरकांत। तो ये 18 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल पे से जल्द जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दिल से लाइक कीजिए। ठीक है, पसंद आता है तो जरूर लाइक करें वीडियो को। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में और बी में लिखा हुआ है 19 मई 1943 ईस्वी में और सी में लिखा है 10 मार्च 1942 ईस्वी में और डी में लिखा है 15 जून 1944 ईस्वी में। तो आपको बताना है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 16 जनवरी दोस्तों 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1914 ईस्वी, बी में लिखा है 1915 ईस्वी, सी में लिखा है 1918 ईस्वी और डी में लिखा है 1916 ईस्वी। तो आपको बताना है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में लौटे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर, अमृत का पर्यायवाची है। देखिए पर्यायवाची मतलब होता है दोस्तों कि उसका दूसरा नाम आपको बताना है, यानी कि आपको अमृत का दूसरा नाम बताना है। पता यानी कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो सुधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमृत का जो दूसरा नाम हुआ क्या हुआ? सुधा हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, शुद्ध शब्द है। देखिए इसमें आपको जो प्रकृति लिखा हुआ है दोस्तों ये चारों ऑप्शन में, इसमें आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है दोस्तों ये शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों ऑप्शन में जो प्रकृति लिखा हुआ है दोस्तों गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का पिता का क्या नाम था। ऑप्शन में लिखा हुआ है धर्मचंद गांधी, बी में लिखा हुआ है हरचंद गांधी और सी में लिखा है करमचंद गांधी और डी में लिखा है मीरचंद गांधी। तो आपको बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो करमचंद गांधी नाम था। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। देखिए पहले ये प्रश्न को सोल्व करना है आपको दोस्तों। आपको यहाँ पे लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो एक फार्मूला आपको बताते हैं, इसको आपको याद कर लेना है कि सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस में होता है दोस्तों, माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए 9 यहाँ भी दोस्तों 9 यहाँ भी, तो 9 को हम कॉमन कर सकते हैं। तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस, यहाँ से 9 तो कॉमन हम कर लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल tan स्क्वायर थीटा बचेगा। tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो 9 × 1 कीजिएगा तो 9 × 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि इसका हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
25 नंबर, इसमें आपको बताना है कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब कोई आपको एक बिंदु दे दे, ठीक है, और उसका मूल बिंदु से दूरी पूछे तो एक फार्मूला आप लगाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसे 4 जो लिखा हुआ है दोस्तों हमारा एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, अब प्लस लिख लेंगे। और -5 जो लिखा है दोस्तों ये हमारा बाई है, तो यहाँ पर -5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इस तरह से अंडर रूट चढ़ाए हुए तो अंडर रूट हम चढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब -5 का जब हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है, +25 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे +25 कर दिए। देखिए कैसे, जैसे -5 है तो इसका आपको स्क्वायर करना है, एकदम बेसिक से समझिए सारे प्रश्न को। तो देखिए -5 का स्क्वायर करना है, यानी कि -5 गुने -5 2 बार लिखना होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अब 5 के 25 होता है। ठीक है, यानी -5 का अगर जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +25 आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। तो -5 का स्क्वायर की जगह पर हम 25 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ से जोड़ दीजिएगा, तो 16 + 25 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 41 जो होगा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, इसमें आपको बताना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए पहले हम एक चमचमाता हुआ आपके सामने वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए वृत्त बन गया। अब क्या कहता है प्रश्न, समझिएगा, कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा बाह्य बिंदु है, ठीक है, और इस पर कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये देखिए स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे, और कह रहा है कि देखिए पढ़िए क्वेश्चन हमारे साथ, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है दोस्तों ये समान होती है, यानी कि आपस में बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, समान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि प्रकृति संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो प्रकृति संख्याओं का योग बराबर फार्मूला दोस्तों n × n + 1 बाई में 2 होता है, ये होता है। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है n × n + 1 बाई में 2। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके आप बताइएगा कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब दोस्तों आप बिल्कुल सही दिए हैं। आपका तैयारी का लेवल किस तरह से चल रहा है हमें पता चल सके। ठीक है, आपका तैयारी कैसा हुआ है। ठीक है, तो 30 में से जितना प्रश्न आपको सही होगा ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक, देखिए 28 नंबर प्रश्न बताइए, आपको बताना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाट। तो देखिए एक फार्मूला हम अभी भी आपको बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में दोस्तों tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो बराबर के इस साइड में आके प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाट, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ऑप्शन ई में दिया, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या दोस्तों जो केवल एक से और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन में से जो दिया हुआ दोस्तों इसमें केवल 23 एक ऐसा संख्या है चारों ऑप्शन में से जो केवल एक से और अपने आप से कट रहा है, यानी कि हमारा 23 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, 23 जो केवल एक से और अपने आप से कट रहा है, यानी कि एक से कट रहा है और अपने आप से यानी कि 23 से कट रहा है। ठीक है, तो 23 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 2 लिख लिए और लिखा हुआ cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, पहले आप ये बताइए। cos 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है। देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ ना, तो इस पर भी हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 2 लिख लेंगे और देखिए 1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना 2 टाइम में कट जाएगा, यानी दोस्तों हमारा यहाँ से आ गया 1/2। तो 1/2 जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो में जो आपको हम मिक्स टेस्ट लिए हैं इस 30 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से सारे विद्यार्थी जल्दी इस कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और माता पिता
का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।